देखिए, टॉपिक जो आपके पास है वो है मनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? मनी एंड बैंकिंग। आराम से इसको समझिएगा। काफी अच्छा टॉपिक है, लंबा चौड़ा सा, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट? तो बैंकिंग। ठीक है। अब कहता है इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या है। तो कहता है कि शुरुआत में हम लोग जो सेटल हुए, तो शुरुआत में सब लोग क्या थे आपके पास? तो हंटर और गैदरर्स। ठीक है, हम लोग क्या होते थे? तो शिकार करते थे, खाना जमा करते थे और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है। फिर एक नई चीज का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। किस चीज का डेवलपमेंट हुआ? एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ ही आपका एक सेटल्ड लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा लाइफ स्टार्ट होता है? सेटल्ड लाइफ का। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। और जब एक बार आदमी सेटल्ड लाइफ जीने लगा तो फिर आपके क्या बनने लगे? गांव। क्या बनने लगे? गांव बनने लगा। गांव के बाद जो है आपके पास, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? जनपद। क्या बनेगा? जनपद। जनपद के बाद क्या बनेगा? महाजनपद। क्या बनेगा? महाजनपद। और उसके बाद आपका एम्पायर, यानी कि साम्राज्य बनना क्या होता है? शुरू होता है। यही अपना इवोल्यूशन है। इसी तरह से आप नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, पहला लाइन जो नोट्स में लिखेंगे वो यही लिखेंगे। हंटर गैदरर से पहले डिस्कवरी हुई एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर से उन लोगों का सेटल्ड लाइफ शुरू होता है नदी के किनारे। फिर सेटल्ड लाइफ से ये लोग गांव पे आ गए। ठीक है, कहाँ पे आ गए? गांव के अंदर। गांव से मिल करके क्या बना आपके पास? जनपद। जनपद से आपका क्या बना? महाजनपद। ठीक है, और फिर एक जो है एम्पायर के रूप में वो अपना पूरा रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ। जब सेटल्ड लाइफ शुरू होगा तभी जो है आपके पास क्या आता है? लोगों के पास अपने जरूरत से ज्यादा चीजें होगी। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। क्या होता है यहाँ पे? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। यानी अब सब लोग जो है अपना अपना काम जो है क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई मटका बना रहा है, कोई जूता चप्पल बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई अनाज उगा रहा है। तो इस तरीके से जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हुआ तब जरूरत पड़ी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जाए। क्या किया जाए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो सेटल्ड लाइफ के बाद जो है आपके पास नया कॉन्सेप्ट आता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहा गया? बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में चीजों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी इसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, कि बार्टर सिस्टम अपने आप में पूरा का पूरा सेटिस्फाइड सिस्टम तो था नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो समस्या थी वो थी डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, किसकी समस्या थी? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। यानी कि जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है, और जो चीजें आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, इन दोनों में जब तक आपका क्या होगा? मेल जोल नहीं होगी तब तक आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या रही आपके पास किसके साथ? तो जो है बार्टर सिस्टम के साथ। तो जब बार्टर सिस्टम में समस्याएं थी तब जाकर के एक नया कॉन्सेप्ट आया इसका सॉल्यूशन। और वो क्या था आपके पास? तो इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, क्या था? इवोल्यूशन ऑफ मनी। यानी मुद्रा का जो है क्या होता है? आपका स्टार्ट होता है।
शुरुआत में जो आपके करेंसीज या मुद्राएं होती थी वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड होता था, तो कौन सी चीजों की जो है वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है। यानी सिल्वर कॉइन, ठीक है, कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन, इस तरह के कॉइन्स आपके क्या होते हैं, डेवलप होता है। तो पहले क्या डेवलप होता है आपके पास, कॉइन, ठीक है। क्या डेवलप होता है, कॉइन। और कॉइन किस चीज का बनता था, तो प्रीसियस मेटल का। किसका कॉइन बनता था आपके पास, तो जो प्रीसियस मेटल होते थे आपके पास, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों के। उसके अलावा आपके पास जो है फिर कॉपर का बनने लगा, ठीक है। क्या बनने लगा आपके पास, कॉपर का। हाँ, तो इस तरीके से आपके पास जो है पहले क्या आया, करेंसी आई, ठीक है, यानी कि कॉइन्स। कॉइन के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपके पास टोकन करेंसी का, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, टोकन करेंसी का, ठीक है। तो टोकन करेंसी क्या होता है, ठीक है। तो टोकन करेंसी जो है आपका अलग अलग जगह पे दुनिया में स्टार्ट किया गया था। पहले चाइना में स्टार्ट किया गया था, उसी को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक साहब उसको स्टार्ट करने की कोशिश किए। हाँ, लेकिन क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। कंप्लीटली उनका जो आइडिया था टोकन करेंसी का वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। फिर समय बीतता जाता है, ठीक है, और फिर जो है जब अंग्रेज वगैरह यहाँ पे आएंगे तो वहां उस समय भी पहले कॉइन ही चलता था, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, नोट निकालना स्टार्ट किया। और वहां से फिर आपके पास टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के बाद से। और फिर जो है जब भारत आजाद होगा तब यहाँ पे क्या आता है बेसिकली, तब कहता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है करेंसी का क्या आ गया, टोकन करेंसी। और करेंसी को क्या कहा जाने लगा, लीगल टेंडर। ये वर्ड जरूर याद रखेंगे, लीगल टेंडर। कि लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है कि भले ही रुपया पब्लिश करता है आरबीआई, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो गवर्नमेंट की। कि गवर्नमेंट इस पैसे को क्या करेगा, हैंडल करेगा कि जितना का भी नोट है उसके वैल्यू के बराबर चीजें आपको क्या होगी, मनी मिलेगी। और लीगल टेंडर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, कि भाई आपके पास क्या है कि कोई भी भारत के बाउंड्री के अंदर अपने जो है पैसे को जो है मना नहीं कर सकता है। जो रुपीज है आपके पास उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिश्ड बाय द आरबीआई एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, दैट इज द लीगल टेंडर कंडीशन ऑफ द रुपीज। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। टोकन करेंसी, नोट। हाँ, पहले सिक्का चलता था, नोट का कॉन्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ेंगे अपन तब आपको बताएंगे, ठीक है। वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। अब आता है, जैसे अब सवाल उठता है कि लोगों के पास पैसा आने लगा और जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा। क्या आने लगा, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। तो अब सब समस्या उठी कि घर में तो सब पैसा रख नहीं सकते, इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से चलाना है, तो उसके लिए किस चीज का डेवलपमेंट होता है, तो बैंक का। किसका डेवलपमेंट होता है आपके पास, हाँ, बैंकिंग सिस्टम आपकी डेवलप होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अब बैंक जो है वो आपके पूरे साइकिल ऑफ इकोनॉमी को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, ठीक है। कि कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जो है छपेगा, कितना पैसा वॉल्ट में रहेगा, कितना पैसा लोन दिया जाएगा। हर एक चीजें जो है कौन हैंडल कर रहा होता है आपके पास, तो बैंक, ठीक है। उसी के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपके पास होता है लेबर। क्या होता है, लेबर।
ठीक है, लैंड होता है, कैपिटल होता है और इंटरप्रेन्योरशिप होता है। कि जो बहुत सारे फैक्टर्स आपके डिटरमाइनिंग होते हैं जिसके वजह से आप कोई भी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है आपके पास, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। फैक्टर ऑफ इनकम कहाँ से जाएगा, तो कहता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ पे स्टार्ट होती है और कैसे वो चलता है। ठीक है। तो इनकम और जो है आपके पास प्रोडक्शन, ये दोनों चीजों को हैंडल कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, तो आपका बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, कौन करता है, बैंकिंग सिस्टम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की बात करें, ठीक है, कि दुनिया का सबसे पहला बैंक कहाँ पर खोला गया था, ठीक है, तो जो है आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे पहला बैंक जो था आपके पास, वो खोला गया था इटली में। कहाँ पे खोला गया था, इटली के अंदर, पंका मॉन्टे डी पास्की डी सिएना। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, बैंक का नाम है। ठीक है, अभी भी ये बैंक आपका चल रहा है। ठीक है, खोला गया था 1472 में। कब खोला गया था ये, 1472 के अंदर। दुनिया का पहला बैंक, बैंका मॉन्टे डीए पैस्की डी सिएना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, सिएना, इटली के अंदर। 1472 से लेकर के अभी तक ये आपका चलता जा रहा है। इससे पहले भी एक बैंक खोला गया था लेकिन वो बंद हो गया था। ठीक है, तो वो है मेडिसी बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है आपके पास, मेडिसी बैंक, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये खोला गया था इससे भी पहले। ठीक है, तो मेडिसी बैंक आपका 1397 में खोला गया था। ठीक है, कब खोला गया था, 1397 के अंदर। ये भी आपका कहाँ पे खुला था, तो इटली के अंदर ही। ठीक है, कहाँ पे खुला था, तो इटली के अंदर। तो दो बैंक का नाम याद रखेंगे, बैंका मॉन्टे डी पैस्की डी सिएना, अभी भी चल रहा है ये। और मेडिसी बैंक जो सबसे पहला बैंक था, वो क्या हो गया आपके पास, बंद। क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर आता है आपके पास इंडियन बैंक में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, 1770 कोलकाता। बैंक ऑफ कैलकाटा 1806। बैंक ऑफ बंगाल अलग से खुला था 1809 के अंदर। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ज्वाइंट कंपनी एक्ट के बाद और भी बैंक खुले थे आपके 1860 के अंदर। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, कि 1770 में सबसे पहला बैंक जो भारत के अंदर खोला गया था वो कौन सा था आपके पास, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इंपीरियल बैंक। क्या कहते हैं उसको अपन, इंपीरियल बैंक। उसके अलावा कि 1921, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे उन तीनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और एक बैंक बन गया आपके पास जिसको कहते हैं अपन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका बनता है 1921। तो इंपीरियल बैंक कब बनता है, 1921। और बाद में इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कब रखा जाएगा, 1955। याद रखेंगे अपन कि प्रेसिडेंसी बैंक मिल करके क्या बना, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक ही नेशनलाइज होकर के क्या बनता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आई बात है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो सबसे पहला दुनिया का बैंक कौन सा था सोनू जी? पहला बैंक ये था। पहला बैंक कौन था शांतनु जी? हाँ,
इंडिया का पहला बैंक कौन सा था राजेश जी? किन बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था सुमन जी? प्रिंसली की प्रेसिडेंसी कब बना था? 1921। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था अभिनंदन जी? 1955। कल एब्सेंट था तुम। 20 रुपया फाइन। फाइन जमा करो ऑनलाइन। ठीक। अब आता है आपके पास, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? अब आता है फर्स्ट पार्शियली मैनेज्ड इंडियन बैंक आपका कौन था? अवध कमर्शियल बैंक, जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो पहला पार्शियली मैनेज्ड इंडियन बैंक, ठीक है। पार्शियली मतलब क्या होता है? कुछ हिस्सा इसमें अंग्रेजों का भी था और कुछ हिस्सा किसका था? इंडिया का भी, ठीक है। और उस बैंक का क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। फिर पहला कंप्लीटली ऑन यानी ऐसा बैंक जो कंप्लीटली इंडियंस के द्वारा चलाया जा रहा था, वो बैंक आपका खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पीएनबी, ठीक है। कौन सा बैंक है पहला कंप्लीटली ऑन्ड इंडियन इंडियन बैंक? तो पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ पे खोला गया था? लाहौर। कहाँ पर? लाहौर। अवध कमर्शियल बैंक कहाँ पर है अक्षय जी? फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ खोला गया था शांतनु जी? लाहौर, ठीक है। उसके बाद आपका पहला स्वदेशी बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक? पहला स्वदेशी। स्वदेशी मतलब कि जब आप स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पढ़ता है 1905, तो उस समय से डिमांड हो रही थी कि भाई हमारा भी अपना क्या होना चाहिए? एक बैंक होना चाहिए। तो पहला स्वदेशी बैंक जो आपका स्टार्ट किया गया था, वो था आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर। कौन सा बैंक था जिसका उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1919 में मुंबई के अंदर गांधी जी गए हुए थे और वहीं पे जो है इनको बोला गया कि आप क्या कीजिए, बैंक को इनॉग्रेट कीजिए। कौन सा बैंक था वो? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था राजेश जी? कहाँ पे खोला गया? मुंबई। पहला बैंक जिसको गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था चंदा जी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे? मुंबई। पहला ओवरसीज बैंक जो है आपका, यानी दूसरे देशों में भी जिसका ब्रांच वगैरह था, वो कौन सा बैंक खोला गया था? बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला ओवरसीज बैंक कौन सा था अक्षय जी? बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहला ब्रांच आपका स्टार्ट हुआ था लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का पहला जो ओवरसीज ब्रांच था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ सुमन? लंदन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो पहला पार्शियली मैनेज्ड इंडियन बैंक कौन सा हो गया? अवध कमर्शियल बैंक। पहला कंप्लीटली ऑन्ड इंडियन बैंक कौन सा हो गया? पंजाब नेशनल बैंक। पहला स्वदेशी बैंक कौन सा हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला बैंक जिसको इनॉग्रेट किया गया था गांधी जी के द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहला ओवरसीज बैंक बैंक ऑफ इंडिया, जिसका ब्रांच कहाँ खोला गया? लंदन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इसके बाद थोड़ा सा जानकारी। हाँ, हम लोग किसके बारे में लेते हैं? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ रहा है? तो कहता है 1926 के अंदर रॉयल कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है।
किस चीज के ऊपर बनाया गया था? इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, किसके ऊपर? इंडियन करेंसी और फाइनेंस के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, जिसने रिकमेंड किया था कि एक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। तो कौन सा कमीशन था अभिनंदन जी? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, कब बना था अक्षय? क्या चीज रिकमेंड किया था ये सुमंत? हाँ, रिकमेंड किया था कि भाई आरबीआई की स्थापना की जाए। ठीक है, किस चीज के ऊपर कमीशन बनाया गया था राजेश जी? रॉयल कमीशन तो नाम था, इंडियन करेंसी और फाइनेंस के ऊपर जो है कमीशन बना था आपका। ठीक है, अब कहता है आपके पास 1927। ठीक है, 1927 में आपका ये बिल जो है पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? 1927 में। ठीक है, कहाँ पे पेश किया जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये बिल क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। कहता है कि ये बिल में मजा नहीं आया। ठीक है, तो बिल क्या हो गया? फेल। ठीक है, दोबारा बिल आता है 1933 के अंदर। ठीक है, कब आता है? 1933। ठीक है, तो कमीशन कब बना था अभिनंदन? 1926। ठीक है, बिल कब पेश किया गया राजेश जी? 1927। क्या हुआ बिल का सुमन? फेल हो गया। ठीक है, फिर कब बिल पेश किया गया? 1933। वेरी गुड। अब इस बार जो है बिल आपका पास होता है और एक एक्ट बन जाता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हो जाएगी? 1 अप्रैल 1935। कब होगी इसकी एस्टेब्लिशमेंट? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, याद रखना है 1 अप्रैल। ठीक है, 1935 को। पहले कहाँ पर एस्टेब्लिश होती है? कोलकाता। कहाँ पे एस्टेब्लिश होगी चंदा जी? उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है? तो बॉम्बे। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा? बॉम्बे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले कहाँ पे बना था सांभवी? नहीं, पहले बना था कोलकाता। ठीक है, और उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हुआ अभिनंदन? मुंबई। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब कहता है शुरुआत में ये म्यांमार और पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक का क्या करता है? काम करता है। किस देश के लिए? म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, कब तक ये चलता है? 1947 तक। उसके बाद सब अपना अपना अलग बैंक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया सबको? सुमन जी, पक्का? हम लोग कुछ गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो गवर्नर था उनका नाम था ऑसबोरन स्मिथ। ठीक है, पहला आरबीआई का जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? ऑसबोरन स्मिथ। क्या नाम था राजेश जी? ऑसबोरन स्मिथ। तो पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन हुए? ऑसबोरन स्मिथ, 1935 से 37। ठीक है, दूसरे जो गवर्नर होंगे आपके पास उनका नाम था सर जेम्स टेलर। क्या नाम था? सर जेम्स टेलर, 1937 से 43 तक रहे। पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थी। ठीक है, 1943 से 49 तक। सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस आरबीआई गवर्नर का रहा था? ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। कृपया ध्यान रखेंगे कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जो आरबीआई का रहा है गवर्नर का, वो रहा है आपके बेनेगल रामा राव। ठीक है, किसका रहा है? सर बेनेगल रामा राव, 1949 से 57 तक, 8 साल।
सबसे छोटा टेन्योर किसका रहा? अमिताभ घोष का। किसका रहा? अमिताभ घोष। मात्र 15-20 दिन रहे बेचारे ये, ठीक है, 15 जनवरी से 4 फरवरी, ठीक है, 1985। मनमोहन सिंह जी जो कि प्रधानमंत्री भी बाद में बने, ठीक है, इनका कार्यकाल था 1982 से 1985, आरबीआई के गवर्नर के रूप में, ठीक है। उसके बाद ये आईएमएफ चले जाते हैं, वहां पर भी सचिव रहते हैं, फिर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं आपके, ठीक है, और 1991 का न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आएंगे, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी क्या होता है सोनू जी? क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन क्या होता है? एल एल वो तो प्राइवेटाइजेशन होगा बेटा। हाँ, ये सब तो हाल फिलहाल में पढ़ा है यार। चलिए देख लीजिएगा। फर्स्ट आईआईटीएन जो गवर्नर बने थे आपके, ठीक है, वो थे डी सुब्बा राव, ठीक है। कौन थे? डी सुब्बा राव 2008 से 2013 तक रहे थे। उसके बाद जो है 23rd में आपके पास जो है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, और अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन है आपके? शक्तिकांत दास, ठीक है। समझ में आ गई बातें? जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? राजेश जी, ऑसबोरन। सेकंड गवर्नर कौन हुआ सुमंत जी? जेम्स टेलर। पहले इंडियन गवर्नर अक्षय जी, सीडी देशमुख। सबसे बड़ा टेन्योर किसका था अभिनंदन जी? रामा रेड्डी। हाँ सर, बेनेगल रामा राव, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था शांतनु जी? अमिताभ घोष जी का, ठीक है। पहले आईआईटीएन जो आरबीआई के गवर्नर बने सोनू जी? डी सुब्बा राव। चलिए, उसके अलावा कुछ और भी आपके बैंक बनाए गए, ठीक है। जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, 1975। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो हैंडल करता है उसको अपन कहते हैं एक्सिम बैंक, 1982। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, 1990। एम नरसिम्हन कमेटी थी 1991 की, उन्होंने बोला था कि भैया प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग को भी हम लोगों को अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेट सेक्टर बैंक का एंट्री किस कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो क्या याद रखेंगे अपन? एम नरसिम्हन कमेटी। कौन सी कमेटी? एम नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक कौन कौन सा है अपना? तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये सब कौन से बैंक हैं आपके? प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है। तो लगभग 10 बैंक अलाउ किया गया था 1991 में कि आप क्या कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये 2015 में अलाउ किया गया आरबीआई के द्वारा, और इसकी कमेटी का नाम था नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी? नचिकेत मोर कमेटी। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एयरटेल बैंक और ये सब जो आपका आता है पेमेंट बैंक, तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स होते हैं? डिफरेंशिएटेड बैंक। इसको कब से परमिशन मिला है? तो 2015 से, ठीक है। समझ में आया कुछ? कोई डाउट यहाँ तक? अब आता है 2017 में आरबीआई को मर्ज किया गया भारतीय महिला बैंक से। विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 अप्रैल 2019। 2021 में नोटिफिकेशन आया है कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज, ठीक है। तो बहुत सारा न्यूज आ रहा है, ठीक है, कि ये बैंक इस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है। 2022 तक अभी तक अपने पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ठीक है। बात समझ में आई?
आज यहीं तक इकोनॉमिक्स में करेंगे। पूरा पढ़िए, कोई डाउट है पूछिए। संडे को